बच्चों ये है हमारा लेक्चर 239 और हम कर रहे हैं आपकी सिविक्स की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से आपका इस साल का ये लास्ट चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर 9 स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी के लिए क्या स्ट्रगल्स करने पड़े हैं, इक्वालिटी मतलब भेदभाव नहीं हो। ठीक है, सो उसके लिए क्या स्ट्रगल्स करने पड़े हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर के अंदर। ये चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से हमने देखो ऑलरेडी इस बुक के अंदर ये हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 102। ऑलरेडी हम इस बुक के अंदर अगर आप पूरा बुक पढ़ा है हमने, ऑब्वियसली सारा हमने सिविक्स कवर किया है, तो हमने एक कांता के बारे में पढ़ा, फिर अंसारीस, मेलानी, स्वप्ना, ये सब नाम हमने पढ़े। हमने देखा किसी ना किसी तरह से इन लोगों के साथ इनइक्वालिटी हुई है, मतलब भेदभाव हुआ है कोई ना कोई तरह से। तो जो तार इन सबको जोड़ रही है, जो डोरी इन कांता को, अंसारी, मेलानी, स्वप्ना क्या जोड़ रही है कि उनको उनकी लाइफ में कभी ना कभी अनइक्वल ट्रीट किया गया था। इसीलिए हमने उनका मतलब ये वाले किस्से हमने इस बुक के अंदर पढ़े। व्हाट डू पीपल डू सच व्हेन दे फेस सच इनइक्वालिटीज। अब वो लोग जो ऐसा भेदभाव फेस करते हैं, इनइक्वालिटी फेस करते हैं, आखिर वो करते क्या है, मतलब हाउ दे फेस इट, किस तरह से उसका सामना करते हैं। तो हिस्ट्री इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सन्स हु कैन कम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट इनइक्वालिटी एंड फॉर इश्यूज ऑफ जस्टिस। हम अगर आप हमारे ये पूरा इतिहास उठा के देख लो तो इतने आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे लोगों के जिन्होंने इस इनइक्वालिटी के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई है और मतलब उनके साथ न्याय नहीं हुआ उसके लिए आवाज उठाई है। अगर आपको रोजा पार्क्स की स्टोरी याद हो, चैप्टर 1 में रोजा पार्क्स पढ़ा था, किस तरह से रोजा पार्क ने मना कर दिया कि मैं मेरी सीट नहीं दूंगी। मतलब वो रोजा पार्क एक लेडी थी और वो एक गोरे अमेरिकन ने उनको बोला कि उठो ये सीट खाली करो, उन्होंने नहीं दी। इस तरह से हिस्ट्री भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जिन्होंने इनइक्वालिटी के खिलाफ आवाज उठाई, भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। इवन चैप्टर 5 में भी आपने वुमेन्स मूवमेंट के बारे में पढ़ा। इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि किस किस तरह से लोग भेदभाव के सामने आवाज उठाते आए हैं, क्या क्या स्ट्रगल्स करते आए हैं लोग इनइक्वालिटी से बचने के लिए। ठीक है, थ्रू अभी हम पढ़ेंगे पेज नंबर 103। ठीक है, 103 पेज पे As you have already read in this book, Indian Constitution recognizes all Indians as equal before the law and states that no person can be discriminated against because of their religion, sex, caste or whether they are rich or poor। तो देखो ऑलरेडी इस किताब के अंदर आप पढ़ चुके हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भारतीय संविधान है उसने सारे इंडियंस को इक्वल माना हुआ है, रिकॉग्नाइजेस ऑल इंडियंस एज इक्वल बिफोर द लॉ, कानून की नजरों के आगे सब इक्वल हैं, और एंड स्टेट्स दैट नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, किसी के साथ भी आप भेदभाव नहीं कर सकते हो उनके रिलीजन, सेक्स, कास्ट या वो रिच हैं पुअर है उस बेसिस पे। ठीक है, आप किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते उनकी मतलब रिलीजन, सेक्स, कास्ट, वेदर दे आर रिच और पुअर, इन सब के बेसिस पे आप उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। All adults in India have the equal right to vote during elections and this power over the ballot box has been used by people to elect or replace their representatives। सारे adults जो भी इंडिया के जितने भी बड़े हैं उनके पास equal right to vote है। ठीक है, they have equal right to vote during elections के दौरान उनके पास voting right है। and this power over the ballot box मतलब बैलेट बॉक्स मतलब जहां पे वोटिंग होती है, हैज बीन यूज्ड टू बाय पीपल टू इलेक्ट, मतलब किस तरह से लोग अपना पावर दिखाते हैं, क्योंकि हमारे पास वोटिंग राइट्स है। हमारे इंडिया में 18 साल से ऊपर हर कोई वोट कर सकता है, चाहे गरीब है, अमीर है, आदमी है, औरत है, कोई भी, एवरीवन कैन वोट। यही पावर है जिससे हम हमारी इक्वालिटी दिखाते हैं, हम वैसे लोगों को लाते हैं जो सच में हमारा भला करेंगे, पावर में हम उन्हीं लोगों को लाते हैं। बट दिस फीलिंग ऑफ इक्वालिटी दैट द बैलेट बॉक्स प्रोवाइड्स बिकॉज द वोट ऑफ वन पर्सन इज एज गुड एज दैट ऑफ अनदर डज नॉट एक्सटेंड टू मोस्ट पीपल्स लाइफ।
पर ये जो इक्वालिटी है, देखो अभी यहीं हमको इक्वालिटी मिली कि भाई हर कोई वोट कर सकता है, बिना भेदभाव के हर कोई वोट कर सकता है, पर मतलब हर इंसान का वोट कीमती है, आपका वोट भी कीमती है, मेरा भी, किसी और का भी, बट इससे ये सबकी जिंदगियों पे लागू नहीं होता। आपने जैसे पढ़ा, आगे आगे चैप्टर्स में पढ़ के आए हो, द इंक्रीजिंग प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड द निग्लेक्ट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैव मेड इट डिफिकल्ट फॉर मोस्ट पुअर पीपल लाइक कांता, हकीम शेख, अमन टू गेट गुड क्वालिटी हेल्थ केयर। सो आपने जैसे आगे पढ़ा कि किस तरह से हेल्थ सर्विसेज की प्राइवेटाइजेशन हो रही है, किस तरह से हेल्थ सर्विसेज प्राइवेट हो जा रही हैं, और एंड द निग्लेक्ट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, और जो सरकारी अस्पताल हैं उन्हें निग्लेक्ट किया जा रहा है, सरकारी अस्पतालों को मेड इट डिफिकल्ट फॉर मोस्ट पुअर पीपल लाइक कांता, हकीम शेख और एंड अमन टू गेट गुड क्वालिटी हेल्थ केयर। सो इससे क्या हुआ है, जो गरीब लोग हैं जैसे कि कांता है, हकीम शेख है, अमन है, उनको अच्छी क्वालिटी हेल्थ केयर नहीं मिल रही है, मतलब क्योंकि सब प्राइवेट होता जा रहा है और भाव इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, मतलब कॉस्टली इतने ज़्यादा हैं हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, मतलब और वहाँ लोग जाने से सोचते हैं कि भाई जाएं कि नहीं, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ऐसे है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी सर्विस नहीं है। सो मतलब मतलब अच्छी क्वालिटी, गुड क्वालिटी हेल्थ केयर लोग कहाँ लेने जाएं। दिस पीपल डू नॉट हैव द रिसोर्सेज टू अफोर्ड एक्सपेंसिव प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। सो गरीब लोग हैं, उनके पास नहीं है इतने पैसे कि वो जाएं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, और सरकारी अस्पतालों में थोड़ी मतलब ज़्यादा फैसिलिटीज नहीं है। सो दीज पीपल आर सफरिंग, द पुअर पीपल आर सफरिंग। Similarly, the man who sells juice does not have the resources to compete with all of the major companies who sell branded drinks through expensive advertising. Swapna does not have sufficient resources to grow cotton and so has to take a loan from the trader to grow her crop. This forces her to sell her crop at a lower price. Milani, like the millions across the country, is forced to endure the insults and hardships of working because she has no resource to set up something on her own. तो अब हुआ क्या? अगर आप देखो तो जो छोटा मोटा जूस बेचने वाला है, जो छोटा जूस बेचने वाला है, वो लड़ नहीं सकता है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, बड़ी बड़ी बहुत एडवर्टाइजिंग करती हैं, तो लड़ इन द सेंस कि वो उनके साथ कॉम्पीट नहीं कर पाता है। आप देखोगे जो छोटा, अगर कोई छोटे से स्टॉल में जूस बेच रहा है, नेचुरल जूस बेच रहा है, आप वो ज़्यादा खरीदने में इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे, और दुकान पे पैक्ड जूस मिलेगा, महंगा होगा तो भी आप वही खरीदोगे, जबकि उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स मिले होते हैं। सो वो क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा पैकेजिंग अच्छी होती है, उसकी एडवर्टाइजिंग बहुत हुई होती है, सो एक छोटा मोटा जूस वाला उनसे पहुंच नहीं पाता। सेम आपने देखा कि भाई जो स्वप्ना थी, स्वप्ना आपने पढ़ा कि वो फार्मर थी, लेडी फार्मर। सो वो उसको कॉटन उगानी थी अपनी फील्ड पे, तो उसको ट्रेडर से पैसे उधार लेने पड़े और फिर लास्ट में उसी को ही उसको कम दाम पे कॉटन बेचनी पड़ी। फिर आपने आगे पढ़ा मेलानी के बारे में। मेलानी एक मतलब डोमेस्टिक वर्कर थी, डोमेस्टिक हेल्प, काम वाली बाई थी, जिसको मतलब बेइज्जतियां होती हैं, वो सब उसको सहन करनी पड़ती क्योंकि उसके पास कुछ और चारा ही नहीं है। ठीक है, सो इस तरह से आप देख सकते हो कि भाई ये पावर्टी एंड द लैक ऑफ रिसोर्सेज कंटिन्यू टू बी अ की रीजन व्हाई सो मेनी पीपल्स लाइव्स इन इंडिया आर हाईली अनइक्वल। सो सबसे बड़ा कारण इंडिया में, हमारी इंडिया में इनइक्वालिटी का, भेदभाव का सबसे बड़ा कारण है पावर्टी। एक गरीबी के कारण लोग दब के रहते हैं, जो गरीब है वो अमीर की सुनता है, एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज, उनके पास साधन ही नहीं है, मतलब वो साधन ही नहीं है जिनसे वो अपनी इनइक्वालिटी मिटा पाए। So on the other hand, the Ansaris were discriminated against not because they did not have the resources. In fact, despite, अभी यहाँ अंसारीज की बात हो रही है, इवन अंसारीज भी आपने पढ़े कि अंसारीज जो थे उनके साथ भी भेदभाव हुआ, पर उनको तो पैसों की कमी नहीं थी। दे मतलब पर पैसे होने के बावजूद भी उनको कोई पूरे 1 महीने तक उनको रेंट पे कोई भी घर मिल ही नहीं रहा था, लोग उनको घर दे ही नहीं रहे थे उनकी रिलीजन के कारण। ठीक है, सो यहाँ भी आपने इनइक्वालिटी देखी अंसारीज के साथ। तो अंसारीज के साथ भेदभाव, तो यहाँ अगर मैं बोल रही हूँ पावर्टी और लैक ऑफ रिसोर्सेज, तो वो हाँ वो मेजर रीजन्स है, मतलब
बहुत बड़ा कारण है गरीबी और चीजों की कमी होना, जिससे आपके साथ भेदभाव होता है। इवन आप बच्चों में भी देखते हैं, बच्चे आपस में भी, छोटे छोटे बच्चे आपस में भेदभाव करते हैं कि भाई तेरे पास ये है, मेरे पास तो ये नहीं है, और हमें ऐसे लगता है कि भाई हम तो कम है इससे। ऐसा कुछ नहीं होता है, चीज होने से कोई कम ज्यादा नहीं, पर मेंटेलिटी ऐसी सेट हो गई है। सो हम बोल सकते हैं लैक मतलब कमी, रिसोर्सेस मतलब साधनों की, चीजों की कमी होना, चीजों की कमी होना, और पावर्टी, यही भेदभाव है सबसे बड़ा हमारे इंडिया में। और एक और है रिलीजन के बेस पे भी हम बहुत भेदभाव चलता है हमारे यहाँ। तो आपने अंसारीज वाला एग्जाम्पल देखा, अंसारीज को कोई घर भाड़े पे दे ही नहीं रहा था, रेंट पे दे ही नहीं रहा था, रीजन है उनकी कास्ट, उनका रिलीजन, सॉरी। Similarly, the main reason that the teachers forced Om Prakash Valmiki to sweep the schoolyard was because he was a Dalit. So एक और आपने किस्सा इसी चैप्टर, इसी बुक के अंदर पढ़ा, ओम प्रकाश वाल्मीकि का, जिसको स्कूल का कंपाउंड पूरा झाड़ू लगवाया गया, वो स्टूडेंट था तो भी उससे करवाया गया ये काम। कारण यही था, टीचर्स ने उसको झाड़ू क्यों लगवाया, क्योंकि वो एक दलित था। सो अगर इनइक्वालिटी बात करें तो हाँ, पावर्टी रीजन है, हाँ लैक ऑफ रिसोर्सेज रीजन है, वन मोर रीजन इज रिलीजन, ठीक है, हमारा धर्म, एंड देन कास्ट भी है, ठीक है। यहाँ देखें दलित है तो उसके साथ भेदभाव, सो रिलीजन, कास्ट, ये भी भेदभाव, इनइक्वालिटी के कारण है इंडिया में। सो यू हैव ऑल्सो रेड दैट द वर्क वुमन डू, जो औरतें काम करती हैं, वर्क वुमन डू इज ऑफन कंसिडरेड ऑफ लेस वैल्यू। एक और भेदभाव चलता है हमारे यहाँ, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जो औरतें काम करती है इज ऑफन कंसिडर्ड ऑफ लेस वैल्यू देन दैट डन बाय मेन। औरतों द्वारा किया गया काम कम माना जाता है मर्दों द्वारा किए गए काम से, ठीक है। मतलब ये क्यों, सो इवन ये तो आपको पता ही है, ये भेदभाव भी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। औरतों की सैलरीज कम होती हैं मर्दों से, और आप ज्यादातर देखते हो औरतों, मतलब अगर प्रोफेशन चुनने पे आता है तो मोस्टली जो लेडीज हैं दे गो फॉर टीचिंग, वो टीचिंग चुनती हैं। और ऐसे नहीं कि दे कांट बी डॉक्टर, दे कांट बी इंजीनियर्स, या दे कांट बी पायलट, पर उन्हें लगता है कि भाई मतलब उन्हें वो सपोर्ट नहीं मिलता, सो दे प्रिफर, अगर वो फिर दे प्रिफर टू बी अ टीचर। सो ये मतलब ये एक मेंटेलिटी हो गई है कि भाई औरतों का काम कम वैल्यू वाला है मर्दों से, सैलरीज भी कम पे की जाती है मर्दों से कम। सो ऑल ऑफ दीज पर्सन्स आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द सोशल एंड कल्चरल एज वेल एज बिकॉज दे आर वुमन। सो औरतों के साथ भेदभाव आप देखेंगे यहाँ पे, सबके साथ जो भेदभाव हो रहा है, सोशली हो रहा है, कल्चरली हो रहा है, और वुमन है इसलिए भी हो रहा है। सो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तर्क की वजह से भेदभाव होता है। डिस्क्रिमिनेशन अभी सबसे बड़ा कारण, अब हम भाई इंडिया में कारण आखिर है क्या, तो हम इन 3 लाइनों में बता दे रहे हैं कि भाई कारण क्या है इंडिया में इनइक्वालिटी का। सो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्सन्स रिलीजन, ठीक है, किसी के धर्म के हिसाब से भेदभाव, कास्ट के हिसाब से भेदभाव, उसकी सेक्स मतलब मेल है कि फीमेल है उसके हिसाब से भेदभाव। अनदर सिग्निफिकेंट फॉर व्हाई पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली इन इंडिया, लोगों के साथ इंडिया में भेदभाव क्यों होता है, सो उनके धर्म की वजह से, उनके कास्ट जाति की वजह से, एंड सेक्स मतलब उनके भाई मेल है फीमेल है जेंडर की वजह से। सो ये 3 कारण हैं इंडिया में भेदभाव होता है, ठीक है। बहुत सिग्निफिकेंट मतलब इम्पॉर्टेंट, ये मतलब अगर आपसे कोई पूछे तो ये 3 बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। और यहाँ पे साइड में कुछ इंफॉर्मेशन लिखी गई है, पेज 104 पे हम रीड करते हैं। इन इंडिया इट इज द केस दैट द पुअर कंसिस्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ दलित, आदिवासी एंड मुस्लिम कम्युनिटीज एंड आर ऑफन वुमन। अगर आप थोड़े से नंबर्स देखो, आंकड़े देखो इंडिया के, तो आप देखोगे अगर कोई पुअर है, गरीब है, तो गरीब लोगों में कौन कौन होगा, गरीब लोगों में दलित जाति के बहुत सारे लोग होंगे, आदिवासी जाति के बहुत सारे लोग होंगे, और मुस्लिम जाति के बहुत लोग होंगे, ठीक है। अगर इंडिया में गरीब हैं तो गरीबों में आपको दलित, आदिवासी और मुस्लिम्स बहुत दिखेंगे, और मोस्टली ये दलित, ये आदिवासी और मुस्लिम्स में औरतें दिखेंगी गरीब फुल। सो ये एक आंकड़े हैं इंडिया में, दिखाते हैं कि भाई जो कम इंडिया भाई भेदभाव इंडिया में किस तरह से चलता है, कास्ट, रिलीजन और जेंडर के रूप में भेदभाव चलता है, तभी तो ये लोग गरीब ज्यादा हैं, इन लोगों में गरीबी का स्तर ज्यादा है।
According to 2011 census data, women form 48.5% of the population. अगर आप 2011 का अकॉर्डिंग टू 2011 अगर आप सेंसस देखें, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस डेटा, वुमन फॉर्म 48.5% ऑफ द पॉपुलेशन. जो औरतें हैं, औरतें 48.5% हिस्सा है उनका पॉपुलेशन में. अगर आप कहें भाई 100% आबादी है तो उसमें से 50% होता है, पर 48.5% औरतें हैं. मुस्लिम फॉर्म्स 14.2% ऑफ द पॉपुलेशन, और हमारी पूरी मतलब पूरा 100% आबादी का 14.2% आबादी मुस्लिम्स हैं. एससी 16.6% है और एसटी से 8.6%. सो इतना औरतों का हिस्सा है, औरतें इतनी हैं हमारे आबादी में, हम मुस्लिम्स इतने हैं. एससी कास्ट, एससी और एसटी कास्ट क्या हुई, ये मतलब इनके साथ ये भी रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं, मतलब यहाँ इनके साथ भी भेदभाव होने के चांसेस रहते हैं. फिर अब हम देखते हैं यहाँ पे. So often poverty and lack of dignity and respect for certain communities and groups come together in such powerful ways that it is difficult to identify where one aspect of inequality ends and the other begins. अब poverty, गरीबी, lack of dignity मतलब इज्जत नहीं होना, आपका मान नहीं होना. कुछ कम्युनिटीज के लिए ये आम बात हो गई है कि भाई गरीब हो, आप गरीब आदिवासी हो तो आप गरीब ही पैदा होगे, आप गरीब ही आपका लाइफ चलेगा. लैक ऑफ डिग्निटी, रिस्पेक्ट, कोई ऐसे पर्टिकुलर कास्ट के हो तो आपको इज्जत नहीं मिलेगी. सो ये ऐसा हो गया, मतलब इतना पावरफुली समाज में ये दिमाग में बैठ गया है कि ये पता ही नहीं लगता है कि कहाँ इनइक्वालिटी खत्म होगी, कहाँ चालू होगी, मतलब जैसे लाइफ का हिस्सा बन गया है. सो जैसे आपने रीड किया, दलित, आदिवासी और मुस्लिम गर्ल्स, इवन आप स्कूल की परसेंटेज भी देखो, स्कूल छोड़ने वालों की भी. सो उसमें दलित घरों के बच्चे, आदिवासी घरों के बच्चे और मुस्लिम घरों की बच्चियां, गर्ल्स, दे ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल इन लार्ज नंबर्स. ये लोग जल्दी स्कूल छोड़ देते हैं. दिस इज अ कंबाइंड आउटकम ऑफ पॉवर्टी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड अ लैक ऑफ गुड क्वालिटी स्कूल फैसिलिटीज फॉर दिस कम्युनिटीज. कारण क्या है, ये दलित, आदिवासी और मुस्लिम गर्ल्स ये ज्यादातर स्कूल, बड़ी संख्या में स्कूल क्यों छोड़ देते हैं, जल्दी छोड़ देते हैं. सो रीजन है कि एक तो पुअर है, मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते भेजना. दूसरा सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक भेदभाव, इन्हें भेदभाव भी बहुत झेलना पड़ता है जहां जाते हैं. एंड द लैक ऑफ गुड क्वालिटी स्कूल फैसिलिटीज, और तीसरा है स्कूल फैसिलिटीज भी इतनी बढ़िया नहीं होती कि इन्हें अच्छा लगे वहां जाना. सो दलित, आदिवासी, मुस्लिम गर्ल्स, मतलब कई बार स्कूल इतने ज़्यादा दूर होते हैं या मतलब कच्चे रास्ते होते हैं, इन्हें बहुत प्रॉब्लम से जाना पड़ता है. सो ये सारे कारण हैं, मतलब दलित, आदिवासी, मुस्लिम गर्ल्स बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में स्कूल छोड़ देते हैं. सो उसका रीज़न है कि इनके पॉवर्टी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन और लैक ऑफ गुड क्वालिटी स्कूल फैसिलिटीज़. नेक्स्ट हमारा है स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी, इक्वालिटी के लिए भेदभाव. सो इक्वालिटी के लिए भेदभाव throughout the world, in every community, village, city and town, you will find that there are some people who are known and respected because of their fight for equality. अगर आप पूरी दुनिया के बारे में पढ़ो, आप कम्युनिटी, हर कम्युनिटी में, हर विलेज में, हर सिटी में, हर टाउन में आपको कोई ना कोई ऐसा मिलेगा, कई लोग ऐसे मिलेंगे जो फेमस हैं, जिनकी रिस्पेक्ट की जाती है क्योंकि उन्होंने इक्वालिटी के खिलाफ आवाज उठाई, मतलब इक्वालिटी के लिए आवाज उठाई. जैसे कि आपने नेल्सन मंडेला का नाम बहुत सुना होगा. नेल्सन मंडेला ने भी साउथ अफ्रीका में, मतलब जो भेदभाव हो रहा था, रंग भेद होता था, मतलब स्किन कलर के हिसाब से भेदभाव होता था, तो उन्होंने उसको एंड करने की कोशिश की. महात्मा गांधी ने भी वहां साउथ अफ्रीका में उनका साथ दिया था. फिर महात्मा गांधी ने इंडिया में भी ऐसे मतलब बहुत सारे अभियान चलाए. बहुत सारे लोग हैं जो समाज में हो रहे भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाते हैं. राजा राम मोहन रॉय थे, स्वामी विवेकानंद थे. सो जो ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियां हुई हैं हमारे समाज में, इवन अभी भी हैं, जो कि समाज में हो रही इनइक्वालिटी के खिलाफ आवाज उठाते हैं. वो फेमस हो जाते हैं, उनकी रिस्पेक्ट होती है क्योंकि वो इक्वालिटी के लिए लड़ते हैं. So throughout the world, in every community, village, city and town, you will find that there are some people who are known and respected because of their fight for equality.
ठीक है। सो दीज पीपल मे हैव स्टूड अप अगेंस्ट एन एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दैट दे फेस्ड और विच दे विटनेस। सो ये जो लोग हैं ये मतलब भेदभाव के खिलाफ खड़े होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव के खिलाफ खड़े होते हैं, जो कि उन्होंने फेस की है, जो मतलब उनको सहनी पड़ी है या जो उन्होंने कभी सहन की होगी। और they may be well respected because they treat all persons with dignity and are therefore trusted and called upon to resolve issues in the community। या तो उनका इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट भी इसलिए किया जाता है क्योंकि वो सब लोगों को इज्जत के साथ ट्रीट करते हैं और इसलिए उनको ट्रस्ट करा जाता है, उन पे विश्वास करा जाता है और उन्हें बुलाया जाता है। कभी भी उनकी कम्युनिटी में, उनकी जाति में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उन्हें याद किया जाता है, ठीक है। सो ऐसे महान महान लोग हुए हैं हर कम्युनिटी में, हर विलेज में, हर टाउन में, हर कंट्री में, कि जिनको रिस्पेक्ट किया जाता है, जिनको याद किया जाता है उनकी इक्वालिटी के लिए, लड़ाई के लिए। और ये लोग जो ऐसे लोग हैं जो भेदभाव के खिलाफ खड़े हुए थे, शायद उनके साथ, जैसे गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में उनको ट्रेन से उतार दिया गया था कि भाई आप काले हो, मतलब ऑब्वियसली इंडियन गेहूं का कलर होता है, सो कलर भाई आप वाइट नहीं हो, ये बोल के उतार दिया। और गांधी जी ने वहीं का वहीं साउथ अफ्रीका में मतलब आंदोलन चालू किया था और वहां पे मतलब नेल्सन मंडेला का साथ दिया था। दैट दे फेस्ड और विच दे विटनेस, मतलब खुद के साथ होता है या किसी के साथ होता है, इन्होंने कभी ना कभी आवाज उठाई है। या तो उनको बहुत अच्छे से ट्रीट इसलिए किया जाता है क्योंकि वो सबको इज्जत के साथ मान देते हैं, ठीक है। Often some of these persons become more widely because they have the support or represent large numbers of people who have united to address a particular issue of inequality। कई बार तो ये लोग इतने ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, इतने ज़्यादा जाने पहचाने हो जाते हैं क्योंकि उनको सपोर्ट मिलता है उन्हीं की लोगों का, इतने ज़्यादा लोग उनको सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो सब उनका साथ देते हैं इनइक्वालिटी के खिलाफ। In India, there are several struggles in which people have come together to fight for issues that they believe are important। So India में भी बहुत ज़्यादा struggles हुए हैं। There are several struggles in which people have come together to fight for issues that they believe are important। तो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा struggles हुए हैं जिसमें लोग जो हैं साथ में आए हैं और इश्यूज, मतलब बड़े बड़े इश्यूज के खिलाफ फाइट किया है जो सोचते हैं इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 5 में आपने पढ़ा वो मेथड्स जो औरतों ने इक्वालिटी के खिलाफ, मतलब कौन क्या क्या किया, इक्वालिटी के लिए क्या क्या किया औरतों ने। द तवा मत्स्य संघ इन मध्य प्रदेश इज अनदर पीपल कमिंग टू फाइट फॉर एन इशू। सो यहाँ एक संस्था है, औरतों की संस्था, औरतों ने मध्य प्रदेश, आपको पता है मध्य प्रदेश एक स्टेट है हमारी इंडिया में। सो द तवा मत्स्य संघ, द तवा मत्स्य संघ इन मध्य प्रदेश इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर टू फाइट फॉर एन इशू। सो ये एक संघ है, एक ग्रुप है जिसका नाम है तवा मत्स्य संघ। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। सो ये एग्जाम्पल है कुछ लोगों का जो एक चीज के लिए साथ आए थे। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। हम वो आगे पढ़ेंगे डिटेल में। There are many such struggles such as those among बीड़ी वर्कर्स। और भी स्ट्रगल्स हुए हैं, मतलब लोगों ने और भी आंदोलन किए हैं इनइक्वालिटी के खिलाफ, जैसे कि बीड़ी वर्कर्स ने किए हैं, फिशर फोक मतलब वो मछुआरों ने, एग्रीकल्चरल लेबरर्स ने आंदोलन किए हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, स्लम ड्वेलर्स बस्ती में रहने वाले। एंड ईच ग्रुप इज स्ट्रगलिंग फॉर जस्टिस इन इट्स ओन वे। हर किसी को जस्टिस चाहिए, हर किसी को कहते हैं ना न्याय चाहिए। सो देयर आर ऑल्सो मैनी अटेम्प्ट्स टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स और अदर कलेक्टिव बाय विच पीपल कैन हैव मोर कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज। इवन लोग आंदोलन करते हैं कोऑपरेटिव्स बनाने के लिए या और भी अलग अलग तरीके बनाने के लिए जिसमें उनको और ज्यादा कंट्रोल हो रिसोर्सेज पे। तवा मत्स्य संघ क्या है? तवा मत्स्य संघ When dams are built or forest areas declared sanctuaries for animals, thousands of people are displaced. So जब तवा मत्स्य संघ क्या है? When dams are built or forest areas declared, जब बांध बनाए जा रहे थे या फॉरेस्ट एरियाज को डिक्लेयर किया जा रहा था सेंचुरीज फॉर एनिमल्स, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर डिस्प्लेस्ड, तो हजारों लोगं को घरों से हटा दिया गया। मतलब जब बांध बनाए, डैम्स पता है ना डैम्स कहाँ बनाए जाते हैं? नदी किनारे। सो जब डैम्स बनाए जा रहे थे और
फॉरेस्ट एरियाज को सेंचुरीज बोला जा रहा था, मतलब फॉरेस्ट एरियाज जहाँ पे सारे लोग रहते थे वहां उनको निकाल के उसे सेंचुरी बनाया जा रहा था। तो उस वजह से हजारों लोगों को घरों से निकाल दिया गया। डैम्स के आजू बाजू क्यों घरों से निकाल दिया गया? क्योंकि डैम बनाने के लिए जगह चाहिए, तो आजू बाजू बस्तियां खाली कराई गई। फॉरेस्ट एरियाज को भी जब सेंचुरीज डिक्लेयर किया गया कि वहां एनिमल्स रह पाए अच्छे से, सो वहां से भी इंसानों को निकाल दिया गया। Whole villages are uprooted and people were forced to go and build new homes, start new lives elsewhere. So जब डैम्स बन रहे थे, जब फॉरेस्ट एरियाज को सेंचुरीज बनाया जा रहा था, तो वहां से लोगों को निकाल के घरों से निकाल दिया जा रहा था और कहा जा रहा था भाई कहीं और जाके घर बनाओ। Most of these people are poor in urban areas too, बस्तीज in which poor people are often uprooted. So ये जो सब लोग निकाल दिए गए, मतलब डैम बनाने के लिए लोगों को निकाला गया या जंगलों से निकाल दिया गया, ये सब गरीब लोग थे। शहरों में भी ऐसा होता है अक्सर, जो बस्तियां होती हैं गरीबों की, वहां पे उनको निकाल दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग ऐसे ही रह रहे हो, चलो निकलो। सो सम ऑफ देम आर रीलोकेटेड टू एरियाज आउटसाइड द सिटी। तो कई बार इनको सिटीज के बाहर घर दिए जाते हैं। देयर वर्क एज वेल एज देयर चिल्ड्रन स्कूलिंग इज सीवियरली डिसरप्टेड। और क्योंकि उन शहरों में उनको बस्तियां खाली करा के उनको शहर से दूर घर दिलवाया जाता है, तो उनके बच्चों के स्कूल दूर पड़ते हैं, उनको काम दूर पड़ते हैं, क्योंकि वो लोग इतना ज़्यादा दूर हो जाते हैं अपने वर्किंग प्लेस से। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल एंड कम्युनिटी इज अ प्रॉब्लम। तो ये कभी अगर किन्हीं लोगों को खाली कराया जाता है या किसी कम्युनिटी को पूरा खाली कराया जाता है, उनका घर या उनकी जगह, सो एक प्रॉब्लम बन गई है। दैट हैज़ बिकम क्वाइट वाइड स्प्रेड। और ये फैल गई है हमारे पूरे देश में। पीपल यूजुअली कम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट दिस। तो इस तरह से जब गरीबों को उठाया जाता है, चाहे वो गांव है, चाहे वो शहर है, चाहे वो गरीब है, बस्तियों से उठाया जाता है, तो यहाँ जब उनसे उनका घर खाली कराया जाता है तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आप खुद समझ सकते हो, अगर आप भले हम लोग एक मतलब हम में से कई मिडिल क्लास हैं, सम आर वेल टू डू, सम आर रिच, तो हम लोगों के लिए भी वी आर बेटर देन दोज पुअर पीपल जो बेचारे बस्तियों में स्लम्स में रह रहे हैं। वी आर बेटर देन देम, मतलब हमको थोड़े साधन रिसोर्सेज ज़्यादा हैं उनके कंपेयर में। तो आप सब इमेजिन कर सकते हो कि अगर कोई किसी को घर से निकाल दे एंड उसको बोले भाई कहीं और जाके घर बना लो, तो कैसा फील होगा। ऑब्वियसली आपका घर आपका कंफर्ट जोन है। सो इन लोगों के साथ ऐसा होता है। देयर आर सेवरल ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द कंट्री फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द डिस्प्लेस्ड। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इन लोगों के हक में लड़ रही हैं कि आप कैसे इन गरीबों को निकाल देते हो, डिस्प्लेस कर देते हो कि यहाँ से वहां चला जा। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द तवा मत्स्य संघ। सो इस चैप्टर में आप तवा मत्स्य संघ जो कि मध्य प्रदेश में, उसके बारे में पढ़ोगे। अ फेडरेशन ऑफ फिशर वर्कर्स कोऑपरेटिव्स, एन ऑर्गेनाइजेशन फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ डिस्प्लेस्ड फॉरेस्ट ड्वेलर्स ऑफ द सतपुड़ा फॉरेस्ट इन एमपी। सो ये कौन है? तवा मत्स्य संघ कौन है? ये एक्चुअली फेडरेशन है, ग्रुप है। किसका? फिशर वर्कर कोऑपरेटिव्स का। जो सारे फिशर वर्कर्स हैं उनका एक कोऑपरेटिव ग्रुप है। ये क्या है? मतलब तवा मत्स्य संघ क्या है? एन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक संस्था है। फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द डिस्प्लेस्ड फॉरेस्ट ड्वेलर्स, मतलब ये उन लोगों के हक के लिए संस्था लड़ रही है जो कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, मतलब जो पहले जंगलों में रहते थे, उन्हें निकाल दिया गया था। कहाँ पे? सतपुड़ा फॉरेस्ट। कहाँ? एमपी में। सो ये जो तवा मत्स्य संघ है, ये इन लोगों की राइट्स, मतलब इन लोगों के हकों के लिए लड़ रहा है कि आपने इनको निकाला क्यों सतपुड़ा फॉरेस्ट के। ठीक है। सो अब हम मतलब चैप्टर में तवा मत्स्य संघ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो आज फिलहाल वी आर एंडिंग दिस चैप्टर हेयर ओनली। दिस इज मी और इशिका मैम रिक्वेस्टिंग यू टू रीड दिस चैप्टर प्रॉपरली अप टू, हमने चालू किया था आज ये चैप्टर पेज नंबर 102 से 102, 103, 104, 105, देन 106 पे हमने आज यहाँ एंड किया। जस्ट रीड इट प्रॉपरली and write the points which I made you tick in the notebook and WhatsApp me the entire thing. Thank you. Thanks a lot.